नमस्कार। वर्ष 2023 जनवरी 2023 में रोहतास में एक ऐसे पुलिस अधीक्षक की पोस्टिंग होती है जिनके द्वारा पोस्टिंग होने के साथ ही ये कह दिया जाता है कि रोहतास में न कोई मेरा कोई संबंधी है, न कोई परिचित है। कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की बात कहकर किसी को प्रभावित करने की कोशिश करेगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। और 1 साल बीत जाने के बाद जो कुछ उनके द्वारा कहा गया अभी भी उस पर कायम है और शायद रोहतास में कोई इस तरह की व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ेगा जिसके द्वारा यह कहते हुए सुना जाए कि जो रोहतास एसपी विनीत कुमार हैं उनसे मेरा सीधा संबंध है, मैं आपका काम करा दूंगा। ये चीज़ 1 साल से दिखाई पड़ रही है। हमारे साथ अभी एसपी विनीत कुमार जी हैं, धौडांड़ थाना का उद्घाटन करने के लिए पहुँचे हुए हैं। जो पहले आउटपोस्ट था अब एक थाने का रूप ले लिया है। सर, आज जिस थाने का उद्घाटन किए हैं उसके बारे में सर जानने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि इसका दायरा क्या रहेगा, किस तरह से ये कार्य करेगा और क्या प्लानिंग है भविष्य में इस तरह के थाने को लेकर। देखिए, आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं सभी लोग धौडांड़ के ओपी से थाने के उत्क्रमित होने के अवसर पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ज़िले में 12 ऐसे ओपी थे जिनको थाने के रूप में उत्क्रमित करने का प्रस्ताव हम लोगों ने 2023 में भेजा था। और पुलिस मुख्यालय के मार्गदर्शन में एक मुहिम पूरे राज्य में चलाई जा रही है कि जहाँ भी ओपी उनको थाने के रूप में उत्क्रमित किया जाए। इस संबंध में कुछ बातें हैं कि 12 में हम लोगों को 3 का नोटिफिकेशन प्राप्त हो गया है 2 दिन पहले। 1 तारीख को राज्य सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो रोहतास ज़िले के जो 3 ओपी हैं वो थाने के रूप में उत्क्रमित हो गए हैं, जैसे सासाराम मंडल के अंतर्गत धौडांड़ ओपी, बड्डी ओपी और डेहरिया मंडल के अंतर्गत जो है यदुनाथपुर ओपी। और 9 हम लोगों के बच गए। तो हम लोग पूरी तरह से आशान्वित हैं कि बहुत जल्द हम लोग को उनका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जब एक ओपी को थाना बनाया जाता है तो उसके कई फ़ायदे होते हैं। पहली बात तो जो हम लोग का मैनुअल है उसके अंतर्गत जो ओपी है अनुसंधान की इकाई नहीं है। जब कोई व्यक्ति केस करने के लिए आता है तो पहली समस्या होती है ओपी में कि वहाँ पे आवेदन लिया जाता है, उसको फॉरवर्ड किया जाता है पेरेंट थाने पे, वहाँ पर मुकदमा दर्ज होता है। न्यायालय को भी इस संबंध में पत्राचार जब करना होता है तो संबंधित पेरेंट थाने को करना होता है। और न्यायालय से कोई भी कागजात जब आते हैं तो थाना से होते हुए ओपी आता है। ऐसे कई इलाके हैं, जैसे यदुनाथपुर का उदाहरण हम देंगे तो उसकी जो पेरेंट थाने से दूरी है काफ़ी ज़्यादा दूरी है। तो आप समझ सकते हैं जो पत्राचार का एक जो अनावश्यक एक जटिलता होती है, जनता आती है तो उनका मुकदमा सीधा नहीं हो पाता है, केस मुकदमा का फॉलोअप जो है ओपी से नहीं हो पाता है। ये व्यवहारिक कठिनाइयों को देखते हुए जो है ये मुहिम चलाई गई है। हम लोग अभी धौडांड़ ओपी में बैठे हुए हैं। आज हम लोगों ने इसको विधिवत इसका उद्घाटन किया। आज पहली प्रविष्टि यहाँ पर थाने के रूप में होगी और जो ओपी प्रभारी है उनको बतौर थानाध्यक्ष हम लोगों ने आदेश निकालकर नामित किया है। इसमें जो तीनों ओपी को थाने के रूप में उत्क्रमित किया गया है उसका नोटिफिकेशन एरिया का अब तक हम लोग को प्राप्त नहीं है। तो इसका मतलब ये कहा जाए सीधे शब्दों में कि आज की डेट में कोई एफआईआर यहाँ पे नहीं हो पाएगी। लेकिन चूंकि थाने का नोटिफिकेशन हो गया है, ये लॉजिकल है कि एरिया का भी जो नोटिफिकेशन है में भी हम लोग को लगता है कि 1 से 2 दिन के अंदर हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो ये थाना वर्तमान में अपना इसका कोई भवन नहीं है, अपना कोई इसकी ज़मीन नहीं है। और अभी स्थानीय कई प्रबुद्ध लोगों के द्वारा हमको सजेस्ट किया गया, कुछ ज़मीनें बताई गई हैं जो सरकार के किसी अन्य विभाग की हैं। तो अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी दोनों संयुक्त प्रतिवेदन देंगे, वहाँ पे ज़मीन को चिन्हित किया जाएगा। ज़मीन ऐसी हो जो पर्याप्त हो, भविष्य के लिए उपयुक्त हो। और आप जानते हैं कि कई बार थानों पे जो सीजर होते हैं, गाड़ियाँ लगती हैं तो पर्याप्त जगह की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमेशा से अच्छा होता है कि थाने के अगल बगल की ज़मीनें भी पर्याप्त हों ताकि वहाँ पे सुरक्षित तरीके से वाहनों का खासकर रख रखाव जो है किया जा सके। तो हम लोग इस संबंध में हमने डीएम साहब से भी अनुरोध किया है कि व्यक्तिगत तौर पर इसमें जो है मार्गदर्शन देते हुए और ज़मीन का चिन्हित प्राथमिकता पर किया जाए। ज़मीन चिन्हित करा ली जाएगी तो इसके बाद टेंडर करके भवन निर्माण की प्रक्रिया लाई जाएगी। और आप जानते हैं कि हाल में हम लोग ज़िले में सूरजपुरा थाने का उद्घाटन हुआ है और सूरजपुरा बहुत ही बेहतरीन थाना बना। भवन की जो ग्रेडिंग होती है उसके हिसाब से सूरजपुरा में काफ़ी अच्छा भवन बना है। तो हम लोग का ये कोशिश होगा कि धौडांड़ को भी उसी स्तर का भवन जो है यहाँ पे प्रस्तावित किया जाए ताकि थाना जो भी खुले वो फ्यूचरिस्टिक हो, भविष्य की ज़रूरतों को देखते हुए हो। और जब ओपी को थाने के रूप में कन्वर्ट किया जाता है तो उसको संसाधन ज़्यादा मिलते हैं, संख्या बढ़ती है मैन पावर की, अनुसंधान करने के अपने क्षेत्राधिकार उनके अलग हो जाते हैं और न्यायालय से भी उसका सीधा संबंध स्थापित हो जाता है। ये सारी खासियत है, चीज़ें हैं और हम लोग इस डायरेक्शन में पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं। 12 ओपी में 3 ओपी का हम लोग को मिल चुका है नोटिफिकेशन और 9 ओपी का हम लोग वेट कर रहे हैं, संभवतः जल्दी आ जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने आकलन किया विगत 1 वर्षों में विधि व्यवस्था को देखते हुए, अपराध के पैटर्न को देखते हुए,
तो हम लोग को ज़िले में अन्य थानों की भी आवश्यकता महसूस हुई। हम कुछ उदाहरण बताना चाहेंगे, जैसे विक्रमगंज अनुमंडल का, सासाराम अनुमंडल का, डेहरी अनुमंडल का। कुल मिला के हमको लगता है कि 17 के करीब नए थाने का प्रस्ताव ज़िले से जो है गृह विभाग को भेजा गया है उचित माध्यम से। और अगर ये थाने को स्वीकृति मिल जाती है, जो कि हम लोग की पूरी कोशिश है, हम लोग बिल्कुल आशान्वित हैं, तो इससे आगामी 15-20 सालों के लिए जो है ज़िले की जो पुलिसिंग है वो अधिक व्यापक हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। और वैसे एरिया ट्रेडिशनली जो कि आबादी बढ़ने की वजह से, नए कारकों जैसे अपराध की वजह से, विधि व्यवस्था की वजह से संवेदनशील है, तो वहाँ पे जो है पुलिस की पहुँच और अधिक सहज हो पाएगी। इसके अलावा विगत वर्ष हम लोगों ने अभियान चलाकर खास करके जो थाने की गश्ती है, थाने की जो बाइक पेट्रोलिंग, उसको काफ़ी अधिक हम लोगों ने सशक्त किया है। उनको जीपीएस से लैस किया गया है और बाकायदा हम लोग जो उसकी मॉनिटरिंग प्रतिदिन करते हैं, ताकि जो नए चैलेंजेस के हिसाब से, विधि व्यवस्था के हिसाब से, अपराध नियंत्रण के हिसाब से हम लोग उसको मैपिंग कर पाएँ कि कहाँ पे गश्ती की ज़्यादा ज़रूरत है। संप्रति एक थाने को 2 वाहन हम लोग जो हैं प्रोवाइड किए हुए हैं। वाहनों की आवश्यकता का आकलन हमेशा किया जा रहा है। हाल में हम लोगों को आपको बताना चाहेंगे कि ईआरएसएस के लिए हम लोगों को जो है 24 मोटरसाइकिल और 20 4 व्हीलर व्हीकल हम लोग को मिल रही है। इस प्रकार 44 गाड़ियाँ नहीं मिल रही हैं। अभी वर्तमान में हम लोग का 6 ईआरएसएस का गाड़ी कार्यरत था। 112 की जो व्यवस्था है डायल 112 कि जब भी आपको कोई समस्या आती है तो आप रिंग करते हैं, और एक नागरिक के रूप में आपकी पहली उम्मीद ये होती है कि मेरे कॉल करने के तुरंत बाद जितनी जल्दी हो सके पुलिस वहाँ पे आ जाए। तो ऐसे में हम लोग की ये कोशिश है कि ईआरएसएस को उन जगहों पे डाला जाए जहाँ पे ट्रेडिशनली काफ़ी ज़्यादा कॉल थाने पे आते हैं। तो थाने की जो नियमित गश्ती है और इमरजेंसी रिस्पांस है, इसको अगर हम अलग अलग करके डिकपल्ड कर दें अगर, तो नागरिकों को त्वरित रिस्पांस भी मिल पाएगा और थाने की गश्ती भी जो है अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था के लिए अधिक फ्री हो पाएगी। और ईआरएसएस जैसे जैसे एक्सपेंड होता जाएगा हम लोग को और गाड़ियाँ मिलती जाएगी। लक्ष्य ये है कि हर एक थाने क्षेत्र में कम से कम न्यूनतम 1 या 2 व्हीकल होनी चाहिए, जो कि आम जनता के कॉल पे जीपीएस लोकेशन के माध्यम पे पहुंच पाए नागरिकों के पास और उनकी परेशानियों को समझ सके। अगर कोई गंभीर मैटर है तो थाने को रेफ़र किया जाता है। आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि बहुत छोटी चीज़ें होती हैं, पड़ोसी से कोई विवाद है, फैमिली का कोई विवाद है, कि बस सड़क पे कोई झगड़े हो गए आपस में 2 गाड़ियों के बीच में, तो ऐसे में त्वरित रिस्पांस को दे पाना। और थाने की जो गश्ती होती है उसके पास कई दायित्व होते हैं। कई बार आपको देखेंगे कि वीआईपी का कोई मूवमेंट हो जाता है, कहीं कोई अपराध घटित होता है, कहीं पे बैंक चेकिंग, पेट्रोल पंप चेकिंग होती है। ऐसे में जब गश्ती को 5-6 कॉल एक समय पे आते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसको अपनी प्रायोरिटी को डिसाइड करना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए ईआरएसएस को व्यापक किया जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वर्ष 2024 में जो है हम लोग की ज़िला पुलिस जो है और अधिक संसाधन से लैस होगी, सशक्त होगी, और ओपी को थाना में बनने पे हम लोग वहाँ भी संसाधन हम लोग दे पाएंगे। तो एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है और हम इस उम्मीद करते हैं कि आम जनता को इससे काफ़ी सुविधा मिलेगी। सर, जब आपके 1 साल के कार्यकाल की समीक्षा होती है तब ये देखा जाता है कि आपके द्वारा पुलिस के कार्य को सरल बनाने के लिए और जो नागरिक सुविधाएं हैं उसे बेहतर बनाने के लिए बहुत से ऐसे कार्य किए गए जो पटल पर दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन एक समस्या है जिस समस्या से पुलिस बड़े पैमाने पर जूझ रही है। कल वो समस्या दिखाई पड़ी, सासाराम शहर में एक घटना घटित हुई जिसके बाद पुलिस को लगा कि अगर यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे होते तो उस घटना का उद्भेदन सही तरीके से हो सकता था। जो दंगे हुए उस दरमियान भी सीसीटीवी कैमरे, हालांकि वो आपके क्षेत्राधिकार से बाहर का मामला है। बतौर पुलिस अधीक्षक क्या आपके द्वारा इस तरह के कार्य किए जाएंगे जिस कार्य के बदौलत आप अनुशंसा करें या जो हैं नगर आयुक्त हैं उनसे बात करें, जो सासाराम शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं 208, उसको चालू कराने की दिशा में कुछ पहल किया जाएगा सर आपके द्वारा? देखिए, आपने बहुत ही रेलेवेंट मुद्दे को उठाया है कि अपराध दिन प्रतिदिन जो है जटिल होता जा रहा है और जो एविडेंस की स्क्रूटनी है, सबूतों की समीक्षा, उसकी मांग ये कहती है कि पर्याप्त सबूत दिए जाएं ताकि मुकदमा मजबूत हो, अन्यथा अभियुक्त को हमेशा विचारण के दौरान लाभ मिलने की संभावना होती है। तो ऐसे में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है सीसीटीवी का, वो बहुत मायने में हम लोग के लिए बहुत क्रूशल होता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। फुटेज मिल जाने पे काफ़ी काम आसान हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने फुटेज की मदद से, पब्लिक की मदद से, मीडिया की मदद से कई अपराधियों को चिन्हित भी किया है। अब पूरे राज्य स्तर पे हम लोगों का सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिवेटेड है। अन्य ज़िलों से भी हम लोग को फुटेज मिलता है तो हम लोग उसको शेयर करते हैं और उनकी पहचान भी बहुत आसानी से हो जाती है। बहुत कम ही ऐसे मामले आते हैं जब पहचान नहीं हो पाती है। जहाँ तक आपका कहना है कि सासाराम शहर में सीसीटीवी का जो नेटवर्क है, तो ये नगर निगम के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है और उनके द्वारा लगाया गया था इस मैटर। उसमें हम लोगों ने पत्राचार भी किया है और जहाँ तक हमको जानकारी मिली है कि उस मैटर में
संभवतः जो है प्रगति पर चीज़ें चल रही हैं। क्या एग्जैक्ट सिचुएशन है आपको नगर निगम के आयुक्त बता पाएंगे या वहाँ के जो महापौर वगैरह हैं वो बता पाएंगे, मेयर बता पाएंगे। एक अन्य बात है कि अभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि अभी कुछ दिनों पहले जो है अपराध नियंत्रण अधिनियम को लेकर हम बताना चाहेंगे कि ये इसको आप स्टडी करेंगे तो उसमें सारे प्रोविज़न उसमें किए गए हैं। सीसीटीवी का जो है, जो भी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे 50 से अधिक लोगों का आना जाना है, एक मानक बनाया गया है, तो वहाँ पे अब बाय लॉ अब ये कंपलसरी हो जाएगा कि वहाँ पे सीसीटीवी लगाया जाए और फुटेज को 1 महीने तक संरक्षित किया जाए। ऐसे कानून अन्य राज्यों में भी जो हैं कार्यरत हैं और इससे वहाँ पुलिस को काफ़ी सहूलियत मिलती है। इसके अलावा भी लोग व्यक्तिगत तौर पे हम देखते हैं, बहुत पॉजिटिव हमको देखने को लगा कि तमाम व्यवसायिक वर्ग, आम जनता के लोग जो हैं अपने मकान जब बनाते हैं तो निश्चित तौर पे एक कैमरा वहाँ पे लगाते हैं और यही हम लोग के लिए एविडेंस को कलेक्ट करने का बहुत अच्छा माध्यम हो जाता है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं गैप होता है और हम लोग का लगातार संवाद जारी होता है विभिन्न व्यवसायी वर्गों के एसोसिएशन के साथ में, आम जनता के विभिन्न वर्गों के माध्यम से, यहाँ तक कि मीडिया के माध्यम से भी हम लोग अपील करते हैं कि आप जो है सीसीटीवी के नेटवर्क को सघन बनाएं। और आप कई बार देखेंगे कि लोग अपना मकान बंद करके जाते हैं और वापस जब आते हैं तो उनकी शिकायत होती है कि उनके मकान में कोई चोरी हो गई है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने घर को इस तरह के सीसीटीवी कैमरे के नेटवर्क से लैस किया है कि आजकल इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी आ गई है कि सेंसर बेस्ड हो गया है कि यदि आपके घर में कोई व्यक्ति इंटर करता है तो वो सेंसर आपको अलर्ट दे देगा और आप कम से कम समय पे अपने पड़ोसियों को, पुलिस को आप अलर्ट कर पाएंगे। तो ये मेरा मानना रहा है कि यहाँ पे संसाधनों की कमी को देखते हुए केवल सरकार की तरफ से या नगर निकाय की तरफ से इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी बस्ती को पूरी तरह सीसीटीवी से लैस करना ये व्यवहारिक अभी तो नहीं लग पा रहा है। आम जनता के द्वारा पहल करने की आवश्यकता है। कई कंपनियां CSR के तहत भी जो हैं इस प्रोजेक्ट को आगे लेके बढ़ती हैं। तो विभिन्न तबकों को हम लोग जो है, विभिन्न स्टेक होल्डर्स को हम लोग लेके चल रहे हैं और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि स्थिति पहले से बेहतर हुई है और निकट भविष्य में और भी बेहतर होगी। सर, एक पब्लिक का डिमांड है या पब्लिक की एक तरह से ये कहा जाए कि सुझाव है, दरिगांव थाना जो है उसका जो दायरा है सर वो शहरी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। सासाराम का बहुत सा हिस्सा जो है दरिगांव थाना में पड़ता है। आज करपुरवा सब्जी मंडी में चोरी हुई, 2 जनरेटर चोरों के द्वारा चुरा लिया गया। जब थाने पर आवेदन देने की बात हुई तो उन लोगों के द्वारा ये कहा गया कि थाना इतना दूर है कि वहाँ जाना संभव नहीं है। अपने स्तर से कोशिश कर रहे थे किस तरह से इसकी खोजबीन की जाए। मामला हम लोग तक भी आया, हम लोग भी वहाँ जानने का प्रयास किया। कहा यह जा रहा है कि जो दायरा है दरिगांव थाने का, वो दायरा अगर सिमट कर कुछ भाग जो शहरी क्षेत्र में पड़ रहा है उसको अगर नगर थाना में कर दिया जाता है या मॉडल थाना जो बनने वाला है उसमें कर दिया जाता तो लोगों को आसानी होती। क्या इसको लेकर भी भविष्य में विस्तार किया जाएगा? जिस तरह से लोग अपने आप को इस तरह की घटनाओं के सामने आने के बाद अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हैं, उनको लेकर कुछ इस तरह के विचार करने का कोई इरादा है क्या सर? ठीक है, आपने जो प्रसंग बताया अभी मेरे संज्ञान में नहीं है, तो इसको हम अपने स्तर पर देख लेते हैं कि क्या मैटर है। कोई घटना अगर हुई है तो निश्चित तौर पे उस पर एक दिन की घटना की बात नहीं है। जो शहरी क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन जब उनको आवेदन देने के लिए जाना होता है तो 15 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता है। उन्हें लगता है कि वहाँ जाएंगे क्या होगा नहीं होगा। अगर उसको इस भाग में शामिल कर लिया जाए, नगर थाना है या मॉडल थाना है, तो लोगों की सहूलियत होगी सर। इसको लेकर लोग चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि हम लोगों ने जो नए थाने का प्रस्ताव भेजा है इन्हीं असुविधाओं को देखते हुए भेजा है कि आम जनता के लिए सुविधाजनक हो। अगर आपके तरफ दरिगांव के ऐसे किसी इलाके की बात की जा रही है तो हम लोग उसकी विभागीय समीक्षा कर लेते हैं और ये एक निरंतर प्रक्रिया है, कंटिन्यूस प्रोसेस है कि एरिया का डिटर्मिनेशन करना। कई बार ऐसा होता है, आप अगर इतिहास देखेंगे तो कोई थाना या OP 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले खुला, उस समय पे अमुक क्षेत्र में कोई आबादी संभवतः नहीं होती थी। नई चुनौतियाँ आती हैं, एक निरंतर प्रक्रिया है। अगर आपके द्वारा कुछ ऐसा बताया जा रहा है तो हमारे द्वारा इसको अपने स्तर पर देख लिया जाएगा। सर, शुक्ला जी के लिए क्या शुभकामना देंगे? आज OP से थानाध्यक्ष बन गए हैं सर, इनके लिए क्या शुभकामना देंगे सर? देखिए, तो गौरव का क्षण होता है और जो प्रथम थानाध्यक्ष किसी थाने का होना, किसी भी जगह का जो फर्स्ट आप ऑफिस होल्ड करते हैं, ये गौरव का भी क्षण होता है और दायित्वों का भी जो है एक एक्सपेक्टेशन होता है कि फाउंडेशन ऐसे पदाधिकारी के द्वारा दी जाती है जो प्रथम पद को होल्ड करते हैं। तो अभी वर्तमान में ये पहले थानाध्यक्ष बनेंगे तो इनसे एक एक्सपेक्टेशन जो विभागीय होगी हम लोग की अपेक्षा कि ज़मीन को चिन्हित कराना अंचल अधिकारी के समन्वय में और उसको फिर स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है वो अपने समक्ष पूरी करवाना। और अगर ये सब कुछ सही रहा, वित्त विभाग की तरफ से मंजूरी मिली, गृह विभाग की तरफ से, तो नए थाने की बिल्डिंग जो है वो भी अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। और ये एक हमको लगता है कि
ओपी से थाना में जब उत्क्रमित किया जाता है तो व्यक्ति वही है, दायित्व में थोड़े से परिवर्तन आ जाते हैं। तो हमको लगता है, एक पूरा विश्वास है कि थानाध्यक्ष के रूप में भी अपना कार्यकाल उसी तरीके से, संतोषजनक तरीके से। ये हैं रोहतास एसपी विनीत कुमार जी, जिस तरह से ये कार्य कर रहे हैं। हालांकि लोग इन्हें हार्ड कोर के तौर पर जानते हैं। कहा जाता है, लोग कहते हैं कि ये जो लाइन पर चल रहे हैं और उसी पर चलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस विभाग में ये माना जाता है कि जब तक से पुलिसकर्मी सख्त नहीं होंगे तब तक से अपराध पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता है। और शायद जब रोहतास में ये आए, इनके द्वारा विचार किया गया कि रोहतास में इसी लाइन पर चलना ज़रूरी है, और वो लाइन अभी भी इनके द्वारा अपनाया गया है। शिकवा शिकायत होते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से इनके द्वारा पब्लिक और पुलिस को लेकर कार्य किया जा रहा है, अगर उसी तरह से कार्य आने वाले दिनों में भी होते हुए दिखाई पड़े तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जिस तरह से रोहतास को नक्सल प्रभावित क्षेत्र से मुक्त करने का कार्य लगातार जारी है, वो दिन दूर नहीं जब रोहतास को नक्सल प्रभावित क्षेत्र की सूची से पूरी तरह से अलग कर लिया जाएगा। तौडार से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।